क्या होता? रेंज। क्या होता है रेंज, बता सकते? अगर ग्राफ नहीं दे रखा है फिर, अगर ग्राफ नहीं दिया है फिर बोले पार्ट ऑफ वाई एक्सिस विच इज कवर्ड बाय द ग्राफ। ठीक है चलिए, अगर ग्राफ दिया तब तो, ग्राफ नहीं दिया तो फिर क्या कैसे पता करेंगे रेंज क्या होता है? अरे जो डोमेन हम रखते हैं, जो एक्स की वैल्यूज़ हम रखते हैं फंक्शन में, तो एक्स की वैल्यूज़ रखने के बाद, सॉल्व करने के बाद एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू निकल कर आती है उसी को तो रेंज कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? एफ ऑफ एक्स है तो एक्स के जगह पर वैल्यूज़ रखते थे, उसको रखने के बाद जो निकल कर आता था सॉल्व करने के बाद उसी को क्या कहते थे? रेंज। तो अब रेंज कैसे पता करना है वो हम समझेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो हेडिंग डाला रेंज, इसमें लिखिए लेट नहीं, लिखिए रेंज ऑफ y इज इक्वल टू रेंज ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, रेंज ऑफ। अच्छा, सबसे पहले फंक्शन क्या था? फंक्शन समझा था कि फंक्शन क्या होता था, एक तरफ का मशीन की तरह एक्ट करता है। फंक्शन क्या है? एक तरह के मशीन की तरह एक्ट करता है, हर एक इनपुट का आउटपुट होता है। और कैसा आउटपुट होता है? यूनिक आउटपुट होता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो जो हम इनपुट देते हैं वही डोमेन है, और जो आउटपुट निकल कर आता है वो क्या है? रेंज है। समझ में आया कि नहीं आया? तो लिखिए रेंज ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज द कलेक्शन ऑफ all outputs corresponding to each real number of the domain. समझ में आया कि नहीं आया? अब हम स्टेप्स सीखेंगे कि हमें रेंज कैसे पता करना है। समझ में आया? तो स्टेप्स टू फाइंड रेंज लिख लीजिए। स्टेप्स टू फाइंड रेंज। स्टेप्स टू फाइंड रेंज। अगर कोई फंक्शन दे रखा है वाई एफ ऑफ एक्स, क्या दे रखा है? इधर देखिए, तो रेंज पता करने के लिए पहले इसका डोमेन हमें पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? इसका डोमेन पता होना चाहिए। तो लिखिए फर्स्ट पॉइंट में लिखिए फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द डोमेन ऑफ, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसका क्या निकालना है? डोमेन पता कर लेना है। और डोमेन करने का हमने सीखा था कि कैसे करना है, अंडर रूट, लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का नहीं किया था ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का भी नहीं। ठीक है, अभी रेंज कर लीजिए, उसके बाद और भी क्वेश्चन हम करेंगे डोमेन और रेंज के ऊपर। ठीक है, लिखा। सेकंड पॉइंट लिखिए समझिए क्या है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, कोई फंक्शन है। समझ में आया? कोई फंक्शन है। अब इसका डोमेन आप लोगों को पता चल गया। क्या पता चल गया? तो डोमेन अगर आपका फाइनाइट नंबर आ रहा है, क्या आ रहा है? फाइनाइट डोमेन आपका क्या आ रहा है? मान लीजिए डोमेन आपका 1 2 3 4, ये आ गया। क्या हो गया? सिर्फ उसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4। तो यहाँ पर x के जगह पर एक बार 1 रख लेंगे, एक बार 2 रख लेंगे, एक बार 3 रख लेंगे, एक बार 4 रख लेंगे। और 1 2 3 4 रखने से जो भी वैल्यूज आएंगी वही रेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वही रेंज हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर डोमेन आपका फाइनाइट नंबर है, क्या है? फाइनाइट नंबर है, तो हम यहाँ पर x की वैल्यूज़ रखकर रेंज पता कर लेंगे डायरेक्टली, क्योंकि वो फाइनाइट है, आराम से पता चल जाएगा। अगर फाइनाइट नंबर नहीं है तब थोड़ा सा अलग तरीका अपनाना पड़ता है उसके लिए। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? लिखिए, एक पॉइंट लिखिए, फिर बताते हैं कैसे करना है। इफ डोमेन इज सेट, इफ डोमेन इज अ सेट, दरवाज़ा बंद कर दीजिए। तो एक मिनट जाइए, दरवाज़ा लगा कर आइए। लिखिए, इफ
domain is a set having only finite number of points, having only finite number of points, then range is the set of corresponding f of x values, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अगर x जो है मतलब डोमेन आपका लिमिटेड है, फाइनाइट नंबर है, तो x की जगह पर रखेंगे तो f ऑफ x की जो वैल्यू निकल कर आएगी वही आपका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर वो फाइनाइट नंबर नहीं है, क्या है, फाइनाइट नंबर नहीं है, तो जैसे ऐसे लिखा हुआ है ना, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ऐसे लिखा हुआ है, तो f ऑफ x को क्या कहते हैं, y तो कहते हैं, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ पर y जो है किसके टर्म्स में है, x के टर्म्स में है, क्या है, x के टर्म्स में है। तो अब हमें क्या निकालना है, रेंज निकालना है। तो अब हम x को y के टर्म्स में लिखते हैं, क्या करते हैं, अभी y को x के टर्म्स में लिखा गया है, मतलब y इज इक्वल टू इधर x आ रहा है, मतलब y को x के टर्म्स में लिखा गया है। तो अब हम क्या करते हैं, जब भी आपका डोमेन फाइनाइट नंबर नहीं है, इंटरवल जैसे आ गया 1 से 10 के बीच के सारे रियल नंबर्स, तो 1 से 10 के बीच में सारे रियल नंबर्स कह दिया तो वो तो इनफाइनाइट हो गया ना। 1 से 10 के बीच में सारे रियल नंबर्स कह रहा है, अगर 1 से 10 के बीच में नेचुरल नंबर्स बोल दे, क्या बोल दे, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएगा। लेकिन जब रियल नंबर्स बोलेगा तो उसमें 1.1 1.2 1.3 1.4 ये सब भी आ जाएंगे, तो वो तो ख़त्म ही नहीं होंगे। तो उस केस में क्या करना होता है, y जो है x के टर्म्स में दे रखा है, तो x इज इक्वल टू y के टर्म्स में हमें लेकर आना होता है। तो अब क्या है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो अभी y जो है x के टर्म्स में है, तो यहाँ पर x होना चाहिए और इधर क्या होना चाहिए, तो 2 को क्या करेंगे, y माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 2 लिख सकते हैं, यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट वाई माइनस 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो अब x जो हो गया वो किसके टर्म्स में आ गया, y के टर्म्स में आ गया। अब इसको x को हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ y लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। या f ऑफ y नहीं लिखना चाहते, f ऑफ x लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पर x लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो f ऑफ y इज इक्वल टू प्लस माइनस यहाँ पर y माइनस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर y की हम क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं वो देखना है। तो x की पहले तो आपने डोमेन पता कर लिया था, डोमेन आपका डोमेन क्या है, इनफाइनाइट नंबर्स हैं। तो अब यहाँ पर रखने से इसको ये जो सॉल्व कर कर आएगा ना, y की जो वैल्यू हम रखेंगे वो डोमेन में से ही रखेंगे, डोमेन जो निकल कर आया था वहीं से हम y की वैल्यूज़ यहाँ पर रखेंगे, समझ में आ रहा। और यहाँ पर रखने से यहाँ से जो निकल कर आएगा वही क्या हो जाएगा, आपका रेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया, पक्का? चलिए लिखिए, क्या, हाँ नेक्स्ट स्टेप, इफ डोमेन ऑफ y is equal to f of x, if domain of y is equal to f of x is R or R but not का साइन दीजिएगा, but not माइनस का साइन, some finite points then express x in terms of y.
फ्रॉम दिस फाइंड y फॉर x टू बी डिफाइंड। समझ में आया? देखिए ध्यान से देखिए, क्या करना है, एफ ऑफ एक्स ये दे रखा है, तो जब डोमेन आपका क्या है, इनफाइनाइट है, क्या है, इंटरवल्स आ रहे हैं, बहुत सारे वैल्यूज आ रहे हैं, काउंट नहीं कर सकते, तो अब x को y के टर्म्स में लेकर आना है। क्या करना है, तो x को जैसे ही y के टर्म्स में लेकर आए तो f ऑफ y इज x के जगह पर f ऑफ y लिख देंगे, जैसे f ऑफ x को y लिख रहे थे, x को f ऑफ y लिख देंगे, हो गया। अब यहाँ पर ये आ गया ना, यहाँ पर अब y की हम क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं, अब अंडर रूट आ गया ना, तो ऐसा तो नहीं कि कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, कुछ लिमिटेशंस होंगे, तो y की वैल्यू हम क्या क्या रख सकते हैं वही रेंज हो जाएगा। यहाँ पर x की हम क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं वो क्या था, डोमेन, लेकिन अब यहाँ पर y की वैल्यू हम क्या क्या रख सकते हैं वो क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट, पक्का। अब यहाँ पर y की हम वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, रेंज, और y की वैल्यू रखने से जो सॉल्व कर कर आना चाहिए वो क्या हो जाएगा, डोमेन, क्योंकि अभी y किसके टर्म्स में, x के टर्म्स में, तो यहाँ पर x की जो भी वैल्यू रखेंगे वो क्या हो जाएगा, डोमेन, और x की वैल्यू रख कर सॉल्व करने से जो आएगा रेंज। लेकिन यहाँ पर x किसके टर्म्स में है, y के टर्म्स में, तो यहाँ पर y की जो भी वैल्यू हम रखेंगे, जो भी वैल्यू हम रख सकते हैं वो क्या हो जाएगा, रेंज, और रखने से जो सॉल्व कर कर आएगा वो क्या हो जाएगा, डोमेन। समझ में आया कि नहीं आया? अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे, देखेंगे कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ए साइन एक्स प्लस बी, कंडीशन दे रखा है ए इज ग्रेटर देन 0, बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, ये दे रखा है ए साइन एक्स प्लस बी, ए इज ग्रेटर देन 0, बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। आपसे बोला है रेंज पता करना है, क्या पता करना है, तो कैसे रेंज पता करेंगे, बता सकते हैं? देखिए सीधी सी बात है, एक चीज़ समझिए, यहाँ पर जो भी x की वैल्यू हम रख सकते हैं, जो भी x की वैल्यू वो क्या हो जाएगा, डोमेन, x की वैल्यू रखने से जो यहाँ पर निकल कर आएगा वो क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। समझ में आया? तो इसका मतलब हमें इसका रेंज पता करना है। कंडीशन आपसे दे रखा है कि a जो है, मतलब ये जो a है साइन एक्स से जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो पॉजिटिव है, क्या है, 0 से बड़ा है कि नहीं है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, और b जो है, ये जो b है ये कोई भी रियल नंबर है, उससे मतलब नहीं है, b क्या है, कोई भी रियल नंबर है, क्लियर। तो इसका हमें रेंज पता करना है कि इसकी जो वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक आ सकती है, कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, क्या क्या हो सकता है, ये आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहले इसको तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है, साइन एक्स, हमें पता है साइन एक्स जो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, इसका रेंज होता है -1 से 1। साइन एक्स की जो वैल्यू है, किसकी, साइन एक्स की जो वैल्यू है वो -1 से कभी भी छोटी नहीं हो सकती है और 1 से कभी भी बड़ी नहीं हो सकती है। जब तो इतना ध्यान रखिए, साइन एक्स जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं सबका आप लोगों को रेंज पता रखना पड़ेगा कि किसका क्या रेंज होता है। तो साइन एक्स और कॉस एक्स, किसका, साइन एक्स एंड कॉस एक्स का रेंज जो होता है वो होता है -1 से 1। साइन एक्स की वैल्यू -1 हो सकती है, क्या हो सकती है, -1 हो सकती है, और -1 से बड़ी हो सकती है, क्या हो सकती है, -1 से बड़ी हो सकती है, और 1 से हमेशा क्या होगी, छोटी होगी, या 1 से बराबर हो सकती है। समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट इसमें? तो इधर देखिए ध्यान से, वो लिखने की जरूरत नहीं है, जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस करेंगे अच्छे से, वो तो हमने बोर्ड्स का किया था ना, अभी जेई का करेंगे तो उसमें और अच्छे से हो जाएगा, ठीक है, उसकी चिंता मत कीजिए, क्योंकि जब हम जेई का करेंगे ना तो हमें एकदम डिटेल में जाना पड़ेगा, वो तो स्टार्टिंग था आप लोगों का।
तो मैं आप लोगों का सिर्फ बोर्ड्स का पढ़ाया था उस समय, ज़्यादा हाई लेवल नहीं पढ़ाया था। तो जब हम जेई का करेंगे तो हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ भी प्लॉट करेंगे और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते क्या हैं ये भी हम पता करेंगे। अगर वैसे नॉर्मली पूछा जाए कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, साइन एक्स कहाँ से आ गया, साइन एक्स क्या है, साइन एक्स तो बता सकते हैं क्या आप लोग? बोलिए अरे क्या है, रेशियो ही तो है साइड्स के। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है, साइड्स का रेशियो ही तो है। जैसे कि मान लीजिए एक ट्रायंगल है हमारे पास, क्या है, एक ट्रायंगल है, ये ए, ये है बी, ये सी, ये हो गया 90 डिग्री। मान लीजिए ये थीटा है, क्या है, इस एंगल को ले रहे हैं। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि साइन थीटा बताइए, तो साइन थीटा क्या होता है, रेशियो होता है साइड्स का। साइन थीटा छोड़िए, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम बोलते हैं, क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वो क्या होते हैं, साइड्स के रेशियोज होते हैं। क्या होते हैं, साइड के रेशियोज होते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो साइड्स का रेशियो कहने का मतलब हो गया कि साइन थीटा किसका रेशियो होता है, अपोजिट अपॉन। तो अगर ये एंगल लिया गया है तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये वाला एंगल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपोजिट। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर ये एंगल लिया गया तो ये अपोजिट, और ये क्या है, और ये क्या हो जाएगा, एडजेसेंट। तो साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हमें पता है कि सबसे लार्जेस्ट साइड कौन सी होगी, हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये 90 से कम होगा, ये भी क्या होगा, 90 से कम। तो बड़े एंगल के सामने का जो साइड होता है वो बड़ा होगा, छोटे एंगल्स के सामने का साइड छोटा होगा, ये तो हमें पता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है, अपोजिट, मतलब ये वाला साइड अपॉन ये वाला साइड। तो न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से कि नहीं? तो कोई भी फ्रैक्शन ऐसा लीजिए जिसका न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, 2/3 ले लीजिए। कितना लिया, तो 2/3। अब 2/3 को जब भी डिवाइड करेंगे तो 0.6660 तो आएगा। समझ में आया? वो 1 से हमेशा छोटा होगा। जब न्यूमरेटर बड़ा होगा, क्या होगा, न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा, तो वैल्यू कुछ भी हो सकती है। वैल्यू क्या होगा, कुछ भी हो सकती है, 1 से बड़ा होगा। अगर न्यूमरेटर जैसे हमने ले लिया 3, डिनोमिनेटर ले लिया 2, तो कितना हो गया, 1.5। 1 से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? न्यूमरेटर को हमने ले लिया 3, डिनोमिनेटर को ले लिया 1, तो कितना हो गया, 3 हो गया, और बड़ा वैल्यू हो गया। न्यूमरेटर को ले लिया 3, डिनोमिनेटर को ले लिया 0.5, तो फ्रैक्शन की वैल्यू होगी 6, और बड़ा हो गया। इसका मतलब अगर न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसकी वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। लेकिन जब न्यूमरेटर ही छोटा है डिनोमिनेटर से, तो वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 से छोटी होगी। तो ऐसे हम निकालते हैं कि साइन जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है। समझ में आया कि नहीं आया? इससे हम पता करते हैं कि इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है। फिर वो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ कैसा होता है, ऐसे ऐसे जाता है, तो उसको हम पता करेंगे वहाँ से कि एक्स एक्सिस का क्या कवर हो रहा है, वाई एक्सिस का क्या कवर हो रहा है, वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बढ़ रही है, क्या हो रहा है, सब वहाँ से करेंगे हम। बस अभी समझिए कि साइन एक्स जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका जो रेंज होता है वो होता है -1 से 1। क्या होता है, वो -1 से 1 के बीच में वेरी करेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो यहाँ पर साइन एक्स है, तो हम लिख देते हैं वी नो। अब आप लोग जब जेईई का एग्जाम देंगे तो उसमें ये सब फालतू चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है, वी नो ये सब हटा दीजिए, हमें आंसर से मतलब है, ये क्यों लिखने जाएंगे, टाइम वेस्ट। तो साइन एक्स की जो वैल्यू है -1 से बड़ी होगी और 1 से छोटी या बराबर होगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? साइन एक्स की वैल्यू -1 से बड़ी या बराबर होगी, 1 से छोटी या बराबर होगी। लेकिन हमें साइन एक्स थोड़ी चाहिए, हमें क्या चाहिए, ये पूरा का पूरा चाहिए। साइन एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, ए मल्टीप्लाई करना है कि नहीं करना है? तो यहाँ पर ए मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में भी ए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये क्या किसका साइन है, इनइक्वालिटी का साइन है। और अभी हमने पढ़ा था कि इनइक्वालिटी में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ध्यान देना है कि वैल्यू पॉजिटिव या निगेटिव है। पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन जब निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो अगर हम ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता होना चाहिए ए पॉजिटिव है या निगेटिव है। और क्वेश्चन में पहले ही कंडीशन दे रखा है, ए क्या है, 0 से बड़ा है, इसका मतलब ए की वैल्यू पॉजिटिव है, साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। समझ आया? तो ए से मल्टीप्लाई कर दें,
ए साइन एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू ए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पक्का। अब ए साइन एक्स तो मिल गया, अब बी को भी ऐड करना पड़ेगा। अब हमें पता है कि इनइक्वालिटी में हम प्लस कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वैसा का वैसे ही रहेगा। सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड में ही चेंज होता है। किस में होता है? मल्टीप्लाई और डिवाइड में ही साइन चेंज होते हैं। आप कुछ प्लस या कुछ माइनस कर सकते हैं, ऑन बोथ साइड्स कर सकते हैं आराम से, इनइक्वालिटी की साइन चेंज नहीं होगी। तो अब बी को हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। अगर बी को ऐड करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस ए प्लस बी। यहाँ पर क्या होगा? ए साइन एक्स प्लस बी, और यहाँ पर क्या हो गया? ए प्लस बी। समझ आया कि नहीं आया? तो यहाँ से देखिए, अब समझिए इस चीज़ को। यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है? ये पूरा का पूरा एफ ऑफ एक्स ही तो है, एफ ऑफ एक्स ही है ना। अब यहाँ पर बोल रहा है ये जो पूरा का पूरा एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स आपसे यहीं पर कह दिया। देखिए ध्यान से, हम क्या करते हैं? एक्स की वैल्यू रखते हैं और ये एफ ऑफ एक्स की जो भी इसको सॉल्व करने से एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकल कर आती है, वही तो रेंज होता है। तो जब एफ ऑफ एक्स बोल रहा है कि माइनस ए प्लस बी से हमेशा बड़ा या बराबर होगा और ए प्लस बी से हमेशा छोटा या बराबर होगा, तो यही तो रेंज है इसका। एफ ऑफ एक्स इससे कभी भी छोटी नहीं हो सकती और इससे कभी भी बड़ी नहीं हो सकती। समझ में आया? बाकी इसके बीच की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो रेंज आपका क्या निकल कर आ गया? माइनस ए प्लस बी, या बी माइनस ए लिख लीजिए, और यहाँ पर क्या हो गया? बी प्लस ए। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? एफ ऑफ एक्स, या फिर रेंज लिख लीजिए, रेंज। रेंज बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू का साइन है कि नहीं है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस ए प्लस बी, और यहाँ पर क्या हो? ये पॉजिटिव साइन है कि मतलब ए प्लस बी को ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? तो क्लोज इंटरवल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। मतलब इसकी जो वैल्यू है माइनस ए प्लस बी हो सकता है, और माइनस ए प्लस बी से हमेशा बड़ा होगा। ए प्लस बी से छोटा हो सकता है और ए प्लस बी के बराबर होगा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। तो आपका रेंज क्या निकल कर आ गया? ये निकल कर आ गया कि रेंज आपका यही होगा। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का क्लियर है? इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे? अब रेंज निकालने का अलग अलग तरीका है, अलग अलग तरीका है। हर क्वेश्चंस को एक ही तरीके से हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हर एक टाइप के क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। अभी इसको क्या है कि अभी हमने पढ़ा था कि x को y के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये अलग तरीके से सॉल्व होगा। उस टाइप के भी क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए इसको नोट कीजिए पहले। ये हो गया। एक और क्वेश्चन दो, कर लेंगे? चलिए भाई, अगर कर लेंगे तो मेरी तरफ से पार्टी आप लोगों को। हाँ, आप लोगों को रेंज निकालना है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 tan x cos x, ये इसका निकालना है आप लोगों को रेंज। बोले कैसे करेंगे? चलिए देखिए, ध्यान से देखिए इधर। tan x को हम sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं। बोले अगर यहाँ पर tan x इंटू cos x है तो tan x को हम sin x अपॉन cos x, और यहाँ पर पहले से क्या है? cos x। तो ये cos x और cos x कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? कट जाएगा। लेकिन कब कटेगा? एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? ये cos x और ये cos x कब कटेगा? जब इफ cos x डजंट इक्वल टू 0, cos x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, cos x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि अगर cos x 0 के बराबर हो गया, इसका मतलब cos x 0 के बराबर हो गया मतलब डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर में 0 होती है क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगी, अनडिफाइंड। समझ में आया?
तो इन्फिनिटी हो जाएगी, तो इन्फिनिटी तो नहीं चाहिए। इसका मतलब ये हम तभी कैंसिल आउट कर सकते हैं, कब कैंसिल आउट कर सकते हैं, जब cos x 0 के बराबर नहीं हो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये जो एक्सप्रेशन है हम लिख दें यहाँ पर क्या, tan x इंटू कॉस एक्स, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से cos x और cos x कट जाएगा, क्या बच जाएगा, sin x। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और हमें पता है sin x का रेंज क्या होता है, यही होता है कि नहीं होता है? और यहाँ पर क्या होगा, इफ ये वाला कंडीशन, इफ cos x डजंट इक्वल टू 0, cos x क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। पक्का क्लियर है कि नहीं क्लियर है? cos x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो sin x जो हो गया -1, sin x का जो रेंज होता है -1 से बड़ा या -1 के बराबर होता है, और 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है। समझ में आया? अब मेरे को बताइए sin x की वैल्यू 1 कब होती है, sin x की वैल्यू 1 कब होती है, sin x की वैल्यू 90 डिग्री पे होती है क्या, कब होती है, sin x की वैल्यू 90 डिग्री पर 1 होती है। तो अगर sin 90 डिग्री 1 होता है, क्या होता है, sin 90 डिग्री 1 होता है, तो cos 90 क्या होगा, 0। cos 90 क्या हो जाएगा, 0। और 0 तो करना ही नहीं है, 0 करना है क्या, नहीं करना है। इसका मतलब अगर ध्यान से देखिए, अगर साइन और कॉस का आप टेबल देखेंगे, वो जो टेबल देखा होगा ना जिसमें वो टेबल होता है, तो साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0, 30 1/2, 45 1/√2, 60 डिग्री √3/2, फिर क्या हो जाता है 1। कॉस का ठीक उसी का उल्टा चलता है। अब साइन 0 क्या था, 0 था, तो कॉस 0 क्या हो जाएगा, 1। और साइन 90 कितना था, 1, तो कॉस 90 क्या हो जाएगा, 0। समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब अगर कॉस की वैल्यू 0 है, कॉस की वैल्यू 0 है, तो साइन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 1 होगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? लेकिन कॉस 0 तो हम ले ही नहीं सकते। जब कॉस 0 नहीं ले सकते तो साइन की वैल्यू 1 हम ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते। तो क्या यहाँ से 1 लेंगे क्या? तो अगर कॉस की वैल्यू 0 नहीं ले सकते तो क्या -1 लेंगे क्या, नहीं लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब कि -1 से बड़ी होनी चाहिए। साइन का रेंज होता है -1 के बराबर ले सकते हैं, लेकिन यहाँ कंडीशन है कि कॉस की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर हम साइन की वैल्यू -1 ले लेते हैं तो उस कंडीशन में कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होगी। वो चीज़ हमें नहीं लेना है, इसलिए यहाँ से -1 को रिमूव करना पड़ेगा और यहाँ से 1 को रिमूव करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? लेकिन हमें साइन एक्स तो चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, 4। ये साइन एक्स ही तो है, 4 चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 साइन एक्स, और यहाँ पर क्या हो गया, और ये क्या है, यही चीज़ तो है, और ये क्या है, एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स की जो फंक्शन की वैल्यू है वो -4 से बड़ी हो सकती है, 4 से छोटी हो सकती है, और उसके बीच की कोई भी वैल्यू हो सकती है। क्लियर? तो रेंज निकल कर क्या आ गया, -4 टू, ये इसका रेंज हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन तो करना ही पड़ेगा। अब जेई है तो इतना आसान तो देगा नहीं कि भाई लीजिए फट से कर दीजिए ऐसे। ठीक है, और ऐसे अगर आप कैंसिल आउट भी कराते हैं तो वहाँ कंडीशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ का, ये 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर cos 0 कब होता है, 90 डिग्री पे, और tan 90 कितना होता है, इन्फिनिटी। समझ में आया? तो वही गड़बड़, यहीं पर गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए वहाँ पर थोड़ा कंडीशन ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को। क्लियर? चलिए नोट कीजिए, हो गया। क्वेश्चन 2 कर लेंगे। लगता तो ऐसे ही है कि कर लेंगे, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन आता लगता है कि अरे ये क्या आ गया, ऐसा ही है ना। वैसे ही इस क्वेश्चन में भी लगने वाला है। जबकि है बहुत ही सिंपल। अब आप लोग पहली बार कर रहे हैं इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा टफ लगेगा। y = x² अपॉन 1 + x²। अब इसका आप लोगों को क्या निकालना है, रेंज निकालना है। क्या निकालना है, रेंज। तो हमें पता है, अब इसको डायरेक्टली देखकर तो ऐसे साइन थीटा कॉस थीटा वाला नहीं कर सकते ना, तो इसको क्या करना पड़ेगा, y जो है x के टर्म्स में है तो x को y के टर्म्स में करना पड़ेगा।
लेकिन उसमें हमने पहला स्टेप लिखा था कि पहले हमें क्या पता कर लेना है, डोमेन पता कर लेना है, सबसे पहले डोमेन पता करना है। तो y को हम f ऑफ x ही तो कहते हैं। तो यहाँ पर हम x की क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं, अंडर रूट है क्या, तो ऐसा तो कुछ चेक नहीं करना कि 0 से छोटा होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए, ऐसा है कुछ नहीं। तो यहाँ पर हम x की क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों रख सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर देखिए, जब ये रैशनल फंक्शन है, क्या है रैशनल फंक्शन, जब भी रैशनल फंक्शन आता है तो हमें डिनोमिनेटर को देखना होता है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अब मेरे को बताइए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ये 0 कब हो सकता है, जब इसकी वैल्यू -1 हो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1 हो। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू कभी -1 हो सकती है क्या, ये तो स्क्वायर दे रखा है ना, -1 भी रखेंगे तो +1 में कन्वर्ट हो जाएगा, और +1 रखेंगे तो प्लस तो रहेगा ही रहेगा। डिनोमिनेटर कभी 0 हो सकता है, डिनोमिनेटर 0 हो ही नहीं सकता। अगर यहाँ पर स्क्वायर नहीं होता, हो सकता था, फिर अगर यहाँ पर पावर में 3 होता तो हो सकता था, क्योंकि -1 का क्यूब -1 होता है, तब होता। लेकिन यहाँ पर क्या है, इवन पावर है, क्या है, तो ये तो कभी भी नेगेटिव होगा नहीं, और ये कभी नेगेटिव, ये नेगेटिव है ही नहीं, मतलब डिनोमिनेटर जो है वो 0 हो ही नहीं सकता। अब डिनोमिनेटर अगर 0 नहीं हो सकता तो यहाँ पर हम x की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया, x की हम कोई भी वैल्यू आराम से रख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, डोमेन बिलोंग्स टू रियल नंबर। डोमेन क्या है, सारा का सारा रियल नंबर है, क्लियर है। इसको इसलिए निकाला, हो सकता है आगे चलकर काम आ जाए, हो सकता है आगे चलकर काम ना भी आए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। डोमेन पता चल गया। अब x को y के टर्म्स में रखना है, क्या करना है, अभी क्या है कि जब y x के टर्म्स में है तो हम देखते हैं कि x की यहाँ पर हम क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं, x की क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। अब x को y के टर्म्स में लेकर आ जाएंगे और फिर हम देखेंगे कि y की हम क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं। अब y की क्या क्या वैल्यू रखेंगे, वही क्या हो जाएगा, रेंज। क्या हो जाएगा, रेंज। तो चलिए इसको हम y के टर्म्स में लिखें, कैसे लिख दें, डायरेक्ट यहाँ पर y लिख दें, यहाँ पर x लिख दें, हाँ, फिर किसको कहाँ पर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्या करना, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यही तो हो जाएगा। अब y को इसको इधर भेज देते हैं तो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है, इसको इधर भेजा तो कितना हो गया, माइनस वाई एक्स स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ पर क्या बच गया, y बच गया। अब एक्स स्क्वायर बाहर निकाल दें तो क्या बच जाएगा, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू वाई, यही तो हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, 1 माइनस वाई नीचे भेज दें तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई, ये आ गया कि नहीं आ गया, कोई डाउट इसमें। लेकिन यहाँ तो एक्स स्क्वायर है, क्या करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट ले लेंगे y अपॉन 1 माइनस वाई, क्या हो जाएगा, y अपॉन 1 माइनस वाई। अब आप सोचेंगे यहाँ पर प्लस माइनस होना चाहिए, रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस माइनस, प्लस जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस तो आता है ना, इस प्लस माइनस से हमें मतलब ही नहीं है। क्यों मतलब नहीं है, हमें देखना है यहाँ पर अंडर रूट आ गया तो अंडर रूट के अंदर का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पक्का। और यहाँ पर क्या है, रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन है तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। बाहर में जो साइन है उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, बस यहाँ पर y की हम क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं, इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान देना है। क्या यहाँ पर हम y की क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, 1 माइनस वाई 0 के बराबर होना चाहिए क्या, डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये रैशनल फंक्शन है। अगर ये 0 के बराबर हो गया तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से जो निकल कर आ गया 1 माइनस वाई मस्ट नॉट बी इक्वल टू, तो y को इधर भेजेंगे, इसका मतलब y मस्ट नॉट बी इक्वल टू, y को इधर भेजा तो क्या हो जाएगा, y मस्ट नॉट बी इक्वल टू, y 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। मतलब 1 तो हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि अगर y की वैल्यू अगर हमने 1 लिया तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तुरंत ये इन्फिनिटी हो गया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, y की वैल्यू 0 लेकर देखते हैं, क्या लेकर देखते हैं, 0 लेंगे। y की वैल्यू अगर 0 लिया तो 1 माइनस 0
डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा और न्यूमरेटर में क्या है 0, तो 0/1 क्या होगा 0 होगा, बिल्कुल ले सकते हैं। अंडर रूट 0 होता है, अंडर रूट 0 क्या होगा, हमने सीखा था कि जब भी अंडर रूट के अंदर कोई वैल्यू है तो वो 0 हो सकता है, 0 हो सकता है और 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से सिर्फ छोटा नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये 0 हो सकता है ना। अगर y की वैल्यू हम 0 रखते हैं, क्या रखते हैं, तो 0 आएगा, मतलब y की वैल्यू हम 0 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, y की वैल्यू हम 0 ले सकते हैं, कोई डाउट, पक्का। अब देखिए ध्यान से, 0 से थोड़ा छोटा वैल्यू लेकर देखिए, कौन सा, -1 ले लीजिए। 0 से हम छोटा वैल्यू लेकर देखते हैं, -1। अब यहाँ पर रखा तो -1 आ गया, -1, y की जगह पर -1 रखेंगे तो माइनस और माइनस प्लस, 1 + 1 कितना हो जाएगा, लेकिन ऊपर में क्या आ गया -1, तो -1/2 आ गया, -½ -0.5। अंडर रूट के अंदर निगेटिव आना चाहिए क्या, नहीं आना चाहिए। इसका मतलब हम 0 से छोटा ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम 0 से छोटा लेते हैं तो डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव आएगा लेकिन न्यूमरेटर हमारा क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब हम 0 से छोटा वैल्यू नहीं ले सकते हैं। 0 हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं, 0 हम ले सकते हैं। क्लियर है, यहाँ से देख लेते हैं, ये 0 है, 0 से छोटा हम नहीं ले सकते, 0 हम ले सकते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब 0 यहाँ पर बोला है y की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर 1 है, 1 से बड़ा वैल्यू लेकर देखिए, 1 के बराबर नहीं होना चाहिए ना, तो 1 से बड़ा वैल्यू लेकर देखिए, 1 से बड़ा कोई भी वैल्यू लीजिए, 2, यहाँ पर 2 ले लिया, 1 - 2 -1, 2/-1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। फिर से अंडर रूट के अंदर निगेटिव आ गया, ले सकते हैं क्या, मतलब यहाँ पर लिया तो निगेटिव आ गया, यहाँ पर लिया तो निगेटिव आ गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। और 1 तो हम ले ही नहीं सकते, मतलब कि 1 हमको लेना ही नहीं है, इसके ऊपर क्या होना चाहिए, सर्कल होना चाहिए, 1 तो हम ले ही नहीं सकते, पक्का। अब 0 से 1 के बीच का कोई भी वैल्यू लीजिए, 0.5, यहाँ पर क्या रखा 0.5, 1 माइनस, तो 1 - 0.5 कितना हो जाएगा 0.5, ऊपर में पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। और अंडर रूट के अंदर हमको क्या चाहिए, पॉजिटिव ही चाहिए। इसका मतलब 0 से 1 के बीच की वैल्यूज हम ले सकते हैं, 1 नहीं ले सकते, 0 हम ले सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर रेंज क्या हो जाएगा, रेंज बिलोंग्स टू 0 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, 0, 1 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 0 से बड़ा वैल्यू लेंगे, 1 नहीं ले सकते, लेकिन 1 से हम छोटा वैल्यू ले सकते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो जब भी अंडर रूट आएगा इस टाइप का पॉलिनॉमियल आ जाएगा, ये रैशनल फंक्शन है, तो एक बार तो डिनोमिनेटर भी चेक करना है, डिनोमिनेटर भी, कि ये 0 नहीं होना चाहिए। ये 0 कब हो सकता है, डिनोमिनेटर 0 कब होगा, जब y की वैल्यू 1 होगी। इसका मतलब 1 तो हम लेंगे ही नहीं लेंगे, क्योंकि 1 अगर हमने लिया तो यहाँ पर 1 रखेंगे और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 0, इन्फिनिटी हो जाएगी तुरंत, वो नहीं लेना है हमको। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो आपका रेंज हो गया 0 to 1। तो जब भी इस टाइप के फंक्शंस आएंगे तो x को y के टर्म्स में लाना है, क्या करना है, x को y के टर्म्स में लेकर आएंगे और हम चेक करेंगे y के जगह पर हम क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं, वही वैल्यूज़ क्या हो जाएंगे, आपके रेंज हो जाएंगे। क्लियर, पक्का। चलिए नोट कीजिए इसको। आज के लिए इतना ही करेंगे, टाइम कितना हो गया, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास, ठीक है।